आपने इससे पहले हमारे देश में घोटाले तो बहुत सुने होंगे। हमारे देश के लोगों को घोटालों की अब आदत पड़ चुकी है, हर चीज में घोटाला है, लेकिन घी के घोटाले के बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब आज इस कलयुग में घी का घोटाला भी देख लीजिए। आज ही एक अखबार को दिए गए बयान में वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुपति मंदिर को लड्डुओं के लिए 60 किलोग्राम घी राजस्थान में फतेहपुर की एक डेयरी से मिलता था और इस घी के लिए मंदिर समिति ने इस डेयरी को 3 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 60 किलोग्राम घी रोज मिलता था यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्षों में मंदिर समिति ने इस डेयरी से 65,700 किलोग्राम घी खरीदा और 1 किलो घी के लिए उसे लगभग 1500 रुपए का भुगतान हुआ। 1 किलो घी के लिए 1500 रुपए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब मंदिर समिति ने लगभग 400 से 500 किलोग्राम में कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी खरीदने से इनकार कर दिया, 400 से 500 रुपए के भाव, जब नंदिनी का घी आप नहीं खरीद रहे, तब पूर्व सरकार राजस्थान की एक डेयरी को घी के लिए 1 किलो के हिसाब से 1,500 रुपए का भुगतान कैसे कर रही थी। हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा यह कैलकुलेशन वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के बयान पर आधारित है, जो उन्होंने एक अखबार को दिया है। उस अखबार में जो उन्होंने पूरा बयान दिया है, कैलकुलेशन हमने उसके हिसाब से किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 60 किलो घी वो राजस्थान की एक डेयरी से हर रोज खरीद रहे थे। 3 साल तक उन्होंने खरीदा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक उसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा और आज इस मामले की जांच करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का यह अपमान माना जाएगा, उनकी आस्था के साथ मजाक माना जाएगा और ये करोड़ों हिंदू जो हैं इनका मंदिर के प्रसाद से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की है कि हाई कोर्ट को चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाकर बाकायदा एक जांच करवानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज कहा कि चंद्रबाबू नायडू के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखेंगे और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी ने पहली बार आज इस पूरे विवाद पर अपना मुंह खोला है। क्या उन्होंने कहा है आज आप देखिए। लेकिन ये घी का घोटाला तो है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी जबरदस्त चल रही है और राजनीति हो रही है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। దానిపై కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం, అది కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి కంపు చేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే అక్కడ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేశాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కు లేఖ రాస్తాం, దీని తర్వాత సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారికి కూడా లేఖ రాస్తాం. దీని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి తన రాజకీయ యావ కోసం దురుద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా తాను మలైన్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం ధర్మమేనా? దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాలి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అక్షింతలు పడాలి అని చెప్పి కూడా లేఖ రాస్తాం. ఐఎమ్ రెడీ. యాజ్ చైర్మన్ ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ 4 years. During that period, nothing that sort of whatever comments he made, nothing that sort of things has happened. And in fact, we have improved so much to prepare laddu also with better quality. Condemn the Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. And Congress party is sending out a letter today
to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter, because doesn't matter at what level this adulteration was done, the people have a right to know, and action has to be taken so this doesn't repeat again. We don't have the right to hurt people's sentiments in the name of politics, in the name of short-sightedness. We cannot do it. So I feel something else to be, maybe both in entire Bharat. I think entire temples have become a big issues, and also it has become a consistent and regular pattern of habitual offenders out there who are attacking Sanatana Dharma. आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हिंदू नहीं है, बल्कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं और वो एक क्रिश्चियन है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब वर्ष 1930 के दशक में जगन मोहन रेड्डी के परदादा ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था, और जगन मोहन रेड्डी ने भी कभी अपने धर्म को लोगों से छिपाने की कोशिश नहीं की। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इजराइल के वेस्ट बैंक गए थे, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और यही कारण है कि अब इस विवाद के बाद ये राजनीतिक सवाल उठ रहा है कि क्या ईसाई धर्म को मानने वाले जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इतना बड़ा पाप मिला दिया, यानी प्रसाद में पाप। जगन मोहन रेड्डी खुद पर लग रहे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और अपने परिवार की कसम भी खा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया है कि इससे 88% हिंदुओं की आबादी वाले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की राजनीति खत्म भी हो सकती है। यानी अब एक राजनीति नई प्रकार की शुरू हुई है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल में इसमें घी का कोई लेना देना नहीं है, असल में ये राजनीति है। और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने मुद्दा भी ऐसा चुना है जो मुद्दा हर हिंदू के घर तक जाएगा, हर हिंदू के दिल तक जाएगा, हर हिंदू के आस्था तक जाएगा। और उन्होंने ये मुद्दा उठाकर ये बताने की कोशिश की है कि जगन मोहन रेड्डी ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है, और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा आगे चलकर बन सकता है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव जीते जा सकते हैं और चुनाव हारे जा सकते हैं। आज तिरुपति मंदिर के एक पूर्व पुजारी ने यह दावा किया कि उन्होंने प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल को लेकर कई बार इस ट्रस्ट को शिकायतें की, इस बोर्ड को शिकायतें की, लेकिन ये जो समिति है, बोर्ड है मंदिर का, इस मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्षों ने कभी भी इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। Since last 5 years, the ghee which is used for preparation of the rice varieties, prasadams, and the sweet meats to the god, to be offered to the god, that ghee is adulterated with animal fat and plant oils and all those things. So that all these things I had been objecting to, and other officers, but none took notice of this. New government has taken a vow to purify, to sanctify the temple, and as a step in that system, in that program, now they are planning to buy pure cow ghee. ये जो मंदिर समिति है, असल में इसे बहुत ही प्रतिष्ठित समिति माना जाता है, और आंध्र प्रदेश की राजनीति से जो लोग वाकिफ हैं वो ये जानते होंगे कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगाते हैं, बड़े बड़े नेता पूरा जोर लगाते हैं, और इस समिति का सदस्य बनना भी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। और राजनीतिक रूप से भी ये जो मंदिर समिति है ये बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है। इसलिए बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि उनका किसी न किसी तरीके से उनके कोई परिवार का सदस्य इस मंदिर समिति में जरूर आ जाए। मंदिर समिति के पूर्व सदस्यों का कहना है कि तिरुपति मंदिर के पास अपनी खुद की एक लैब है जिसमें प्रसाद के लिए आने वाले घी और दूसरे सामान की जांच की जाती है, और जब यह सामान तय मानकों पर खरा उतरता है तभी इससे प्रसाद के लड्डू बनाए जाते हैं। और यह बात सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि मिलावटी घी में जिस तरह से
जानवरों की चर्बी और फैट को मिलाया जाता है, वो मिलावट कई बार लैब की जांच में भी पकड़ी नहीं जाती। इस पर अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की और यह बताया कि इस समय दुनिया में ऐसी कोई स्पष्ट टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिससे जानवरों की चर्बी और उनके फैट से बने घी की पहचान बिल्कुल ठीक तरीके से की जा सके। और इसी बात का फायदा उठाकर बाजारों में नकली घी बिकता है। और आज ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का और मंदिर के प्रसाद का नहीं है। आज हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज भारत सरकार या राज्य की सरकारें देश के किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से मिठाई की दुकानों पर जो लड्डू बिक रहे हैं, उन लड्डुओं को अगर उनका सैंपल लेकर किसी भी लैब में जांच कराने के लिए भेजे तो शायद इन तमाम लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट निकलेगा। क्योंकि हमारे देश में इतनी गाय और भैंस हैं ही नहीं, इतना दूध हमारे देश में इतना पैदा ही नहीं होता जिससे शुद्ध देसी घी की इस डिमांड को पूरा किया जा सके। इस कैलकुलेशन को भी आप एक बार जरा देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हो सकता है आप भी नकली देसी घी ही खा रहे हो। और आप सोचते होंगे कि आपको बड़ी पहचान है देसी घी की। आप सोचते होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके परिवार में जो कहेंगे कि हम तो सूंघ कर बता देंगे कि यह घी असली है या नकली। और दानेदार घी जैसा होगा, हम हाथ में पकड़ेंगे और घी के दानों को देखकर बता देंगे कि यह देसी घी असली है या नकली। अब जरा ये कैलकुलेशन देखिए, गणित देखिए। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। 23,000 करोड़ लीटर एक साल में, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है। और यह 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध। और 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। 20 से 30 लीटर कहीं भी, अगर 20 से 30 लीटर दूध आप इस्तेमाल करेंगे तब 1 किलो घी निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर साल व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने का इस्तेमाल तो करता ही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं। यानी हमारी जो घी की डिमांड है, अगर उसे बनाने के लिए जितना दूध की आवश्यकता है उतना दूध हमारे देश में पैदा ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूध पैदा हो रहा है उससे तो कहीं बहुत कम घी निकलेगा। बाकी का सारा घी इस बाजार में मिलावटी है और नकली है। और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है। और यह घी आपके घर से लेकर, आपकी रसोई से लेकर, मिठाई की दुकान तक और अब शायद मंदिर के प्रसाद तक पहुंच चुका है। और हो सकता है कि देश के बाकी मंदिरों में भी ऐसे ही मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा हो। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ टैलो, लार्ड और मछली के तेल ही क्यों मिला? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि नकली घी बनता ही इन्हीं चीजों से है। इसमें लार्ड उस सफेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है और यह बिल्कुल घी जैसा दिखता है। जब मिलावटी घी बनाया जाता है तो उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी पिघलाकर डाली जाती है और इससे असली और मिलावटी घी के बीच का जो फर्क होता है वो खत्म हो जाता है। 1 किलोग्राम घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, इसमें रिफाइंड ऑयल होगा, पाम ऑयल होगा, फिश ऑयल होगा, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। और यह वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं उसकी सुगंध कैसी है। बड़े बड़े हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सूंघ के बता देंगे, तो वो पहले सूंघते हैं, सुगंध आप देखते हैं कि कैसी है, फिर देखते हैं रंग कैसा है, रंग से भी पता चलता है, फिर देखते हैं उसमें चिकनाहट कैसी है और फिर देखते हैं कि वो घी
कितना दानेदार है। और अगर ये सारी चीजें आपको बढ़िया दिखती हैं, सूंघने में बढ़िया है, दानेदार है, रंग बहुत अच्छा है, चिकना भी है, तो आपको लगता है कि हमने शुद्ध देसी घी खरीद लिया। और फिर आप अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों के लिए प्यार से जब खाना बनाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आज जरूर खाइए, पेट भर के खाइए, क्योंकि हमने आज शुद्ध देसी घी में एक खाना तैयार किया है। कड़वा सच ये है कि ये सारी चीजें जानवरों की चर्बी और फैट वाले घी में भी होती हैं, जिसके कारण बाजारों में सरकारों की नाक के नीचे नकली और मिलावटी घी बेचा जाता है। और तिरुपति मंदिर में भी जो घी इस्तेमाल हुआ होगा या जो आपके घरों में भी घी इस्तेमाल हो रहा होगा, ये वही मिलावटी घी हो सकता है, और ये बात सरकारें भी मान चुकी हैं।